चलिए एक सिचुएशन में चलते हैं। साल 2026। दुनिया में अचानक एक ऐसा संकट खड़ा हो जाता है जो भले ही काल्पनिक हो पर सच होने की पूरी पूरी संभावना रखता है। इसकी शुरुआत होती है मिडिल ईस्ट में एक छोटी सी चिंगारी से, लेकिन देखते ही देखते ये एक ऐसी आग में बदल जाती है जिसका असर दुनिया के हर कोने पर महसूस किया जाता है। अगले कुछ मिनटों में हम इसी काल्पनिक संघर्ष को परत दर परत खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा टकराव इतनी तेजी से एक ग्लोबल क्राइसिस बन सकता है जो इकोनॉमी से लेकर साइबर स्पेस तक हर चीज को अपनी चपेट में ले लेता है। तो कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से। ये वो पल था जहां से सब कुछ शुरू हुआ। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी और इजरायली मिलिट्री एक्शन ने घटनाओं की एक ऐसी चेन शुरू कर दी जो बहुत जल्द ही कंट्रोल से बाहर हो गई और जिसकी लहरें पूरी दुनिया में फैल गईं। और जो सबसे हैरान करने वाली बात है ना, वो ये है कि सब कुछ कितनी तेजी से बिगड़ा। सिर्फ 72 घंटों के अंदर एक टारगेटेड मिलिट्री हमला एक पूरे रीजनल और इकोनॉमिक क्राइसिस में बदल गया। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के कुछ ही घंटों बाद जवाबी हमले शुरू हो गए, और उससे भी ज्यादा खतरनाक ये हुआ कि दुनिया की सबसे जरूरी शिपिंग लेनों में से एक को एक तरह से बंद कर दिया गया। इससे ग्लोबल ट्रेड पर जैसे ब्रेक ही लग गया। तो बस इसी शिपिंग लेन के बंद होते ही दुनिया को पहला बड़ा झटका लगता है। दुनिया के सबसे जरूरी एनर्जी चोक पॉइंट का गला घोंट दिया गया था। अब देखिए, ये रास्ता इतना खतरनाक क्यों है, जरा सोचिए। जहां से ये सबसे संकरा है वहां यह सिर्फ 21 मील चौड़ा है। ये ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के लिए एक बहुत ही तंग रास्ता है, जिसकी वजह से इसमें रुकावट पैदा करना बहुत बहुत आसान है। लेकिन उस छोटी सी जगह से दुनिया की रोजाना की तेल सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। मतलब ये ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन है और उसे बस बंद कर दिया गया था। अब मजे की बात यह है कि ईरान ने फॉर्मली इस जलडमरू मध्य को बंद करने का ऐलान नहीं किया। जरूरत ही नहीं पड़ी। IRGC की चेतावनियों, जहाज़ों पर हो रहे हमलों और इंश्योरेंस कंपनियों के वॉर रिस्क कवर वापस लेने से यह अपने आप में एक नो गो जोन बन गया। किसी भी शिप के लिए यहां से गुजरना बहुत ज्यादा रिस्की था। और इसका असर वो तो फौरन और एकदम चौंकाने वाला था। टैंकरों का ट्रैफिक लगभग 0 हो गया। 150 से ज्यादा जहाज बाहर फंसे रह गए। कम से कम 3 टैंकरों पर हमला भी हुआ और मैरिस्क जैसी बड़ी कंपनियों ने सारे ऑपरेशन रोक दिए। बिना इंश्योरेंस के किसी के लिए भी वहां से गुजरना आर्थिक रूप से नामुमकिन था। लेकिन ये आग सिर्फ पानी तक ही नहीं रुकी। बहुत जल्द ये वॉल स्ट्रीट तक पहुंच गई और दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट्स में दहशत फैल गई। सबसे पहले तो तेल की कीमतें वो तो जैसे आसमान छूने लगीं। लगभग $70 प्रति बैरल से बढ़कर सीधे $82 पर पहुंच गईं, और एनालिस्ट ने तो यहां तक कह दिया कि अगर ये संकट जारी रहा तो कीमतें $100 के भी पार जा सकती हैं। ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, जिससे महंगाई बढ़ने की चिंता तेज हो गई। और ये सिर्फ समंदर या बाजारों की बात नहीं थी, आसमान भी जैसे खामोश हो गए थे। UAE, कतर, कुवैत और बहरीन जैसे दुनिया के सबसे बिजी एविएशन हब्स के ऊपर एयर स्पेस बंद होने से 4000 से ज़्यादा रोज़ की फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं, जिससे हज़ारों यात्री जहां के तहां फंस गए। और जाहिर है दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट्स में हड़कंप मच गया। डाउ जोन्स 400 पॉइंट से ज़्यादा गिर गया और साउथ कोरिया के KSP में तो 2008 के बाद से सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। दुनिया भर के बाजारों में गिरावट आई क्योंकि इन्वेस्टर्स सोने जैसी सेफ एसेट्स की तरफ भाग रहे थे। लेकिन एक तरफ जहां मिसाइलें चल रही थीं और बाजार गिर रहे थे, वहीं एक और लड़ाई लड़ी जा रही थी। एक ऐसी लड़ाई जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। ये जंग साइबर स्पेस में हो रही थी। देखिए, फिजिकल लड़ाई तो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा थी। ठीक उसी वक्त एक बहुत बड़ा साइबर युद्ध भी चल रहा था जो शायद उतना ही खतरनाक था। इसकी गंभीरता को ऐसे समझिए। इतिहास के सबसे बड़े माने जाने वाले साइबर अटैक के बाद ईरान की इंटरनेट कनेक्टिविटी घटकर सिर्फ 4% पर आ गई थी। ये एक तरह का डिजिटल ब्लैकआउट था। और ये लड़ाई सिर्फ 2 देशों के बीच की नहीं थी। जैसा कि इस मैप में दिख रहा है, ये सरकारों का सपोर्ट वाले ग्रुप्स और हैक्टिविस्ट्स का एक उलझावा जाल था। हमले सिर्फ एक दूसरे पर नहीं हो रहे थे, बल्कि खाड़ी देशों और यहां तक कि भारत जैसे देशों पर भी हो रहे थे। इससे पता चलता है कि साइबर वॉर में सरहदें कितनी जल्दी धुल्ली हो जाती हैं। ईरान ने भी इसका जवाब दिया, और वो भी एक के बाद एक साइबर हमलों से। हैंडला हैक जैसे ग्रुप्स ने इजरायली डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बनाया, तो वहीं डाईनेट ने खाड़ी के हवाई अड्डों और बैंकों पर हमला किया। और साइबर एवेंजर्स ने तो दुनिया भर में पानी और ऊर्जा जैसे क्रिटिकल सिस्टम को टारगेट किया, ये दिखाते हुए कि साइबर युद्ध में कुछ भी ऑफ लिमिट नहीं है। तो सवाल उठता है कि जो देश सीधे तौर पर इस लड़ाई में शामिल नहीं हैं, उन पर क्या असर होता है। चलिए, इसे समझने के लिए भारत का केस देखते हैं।
कि कैसे एक दूर हो रहे संघर्ष का असर भी बहुत खतरनाक हो सकता है। तो दिक्कत कहाँ है? भारत अपने कच्चे तेल का लगभग 90% और अपनी LNG का 50% से ज्यादा इंपोर्ट करता है, और इस इंपोर्ट का करीब करीब आधा हिस्सा उसी हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य से होकर गुजरता है, जो अब बंद हो चुका है। ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है। तो एक दूर हो रहा संघर्ष भारत को एक नहीं बल्कि कई तरह से चोट पहुंचाता है। उसकी एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाती है, उसकी IT सप्लाई चेन एक सॉफ्ट टारगेट बन जाती है, और उसका फाइनेंशियल सेक्टर हैक्टिविस्ट के निशाने पर आ जाता है। तो ऐसे खतरों से निपटने के लिए एक्सपर्ट्स ने एक 3 पिलर फ्रेमवर्क की सलाह दी। इसमें क्या क्या शामिल है? हमले से पहले की तैयारी, हमले के दौरान एक्टिव डिफेंस और हमले के बाद तेजी से रिकवर करने की क्षमता। तो ये पूरा संकट हमें एक नई और थोड़ी डरावनी हकीकत से रूबरू कराता है। ये हाइब्रिड संघर्ष का दौर है। तो यह हाइब्रिड वॉरफेयर आखिर है क्या? सीधी भाषा में कहें तो ये वो मिलिट्री स्ट्रैटेजी है जहां पारंपरिक लड़ाई के साथ साथ साइबर हमले, आर्थिक दबाव और झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। इसमें जंग की लाइनें धुंधली हो जाती हैं और हर कोई एक टारगेट बन सकता है। और यही इस पूरे सिनारियो का सबसे बड़ा सबक है। फिजिकल यानी कि जमीन पर लड़ी जाने वाली लड़ाई अब साइबर लड़ाई से अलग नहीं है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और आने वाले वक्त में हमें ये और भी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। जब जंग हर डोमेन में लड़ी जा रही हो, फिजिकल, डिजिटल और इकोनॉमिक, तो क्या कोई भी नेटवर्क, कोई भी सप्लाई चेन या कोई भी इकोनॉमी सच में सुरक्षित रह सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को आने वाले सालों में खोजना होगा।